हेलो, आज का वीडियो है आपको हमने अभी तक फ्रेडरिक पिकार्ड पढ़ा चुके हैं, वो भी आधा पढ़ा है यहाँ तक। ए लड़को तुमको धरिए, ये उनका कुछ अंश भाषा का था नमूना। जैसा कि आपको पता है, डेली हम हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल पढ़ाती हूँ, जो बहुत सारी जो हिंदी का विषय है उसमें आता है, जिसने नेट JRF PGCTG की परीक्षाएं भरी हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आशा करती हूँ आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे। तो शुरू करते हैं आज फ्रेडरिक पिकार्ड का आगे का भाग, और इसके पीछे का सुनना होगा तो कल की वीडियो आप सुन लीजिएगा, थोड़ी सी है। विक्टोरिया चरित्र 136 पृष्ठों की पुस्तक है। इसकी भाषा उनके पात्रों की भाषा की अपेक्षा अधिक मुहावरेदार है। उनके विचार उनके लंबे लंबे पात्रों से मिलते हैं। बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री को संवत 1943 के लगभग अपने एक पत्र में वे लिखते हैं, आपका सुखद पत्र मुझे मिला और उससे मुझको परम आनंद हुआ। आपकी समझ में हिंदी भाषा का प्रचलित होना उत्तर पश्चिम वासियों के लिए सबसे भारी बात है। मैं भी संपूर्ण रूप से जानता हूँ कि जब तक किसी देश में निजी भाषा और अक्षर सरकारी और व्यवहार संबंधित कर्मों में नहीं निवृत्त होते हैं, तब तक उस देश का परम सौंदर्य हो नहीं सकता। इसलिए मैंने बार बार हिंदी भाषा के प्रचलित करने का उद्योग किया है। देखो, 80 बरस हुए बंगाली भाषा निजी अपभ्रंश भाषा थी। पहले पहल थोड़ी थोड़ी संस्कृत बातें उसमें मिली थी, परंतु अब क्रम करके संवारने से निपट अच्छी भाषा हो गई। इसी तरह चाहिए कि इन दिनों में पंडित लोग हिंदी भाषा में थोड़ी थोड़ी संस्कृत बातें मिलावें। इस पर भी स्मरण कीजिए कि उत्तर पश्चिम में 1000 बरस तक फारसी बोलने वाले लोग राज करते थे। इसी कारण उस देश के लोग बहुत फारसी बातों को जानते हैं। उन फारसी बातों को भाषा से निकाल देना असंभव है, इसलिए उनको निकाल देने का उद्योग मूर्खता का काम है। हिंदुस्तानी पुलिस की करतूतों को सुनकर अपने बाबू कार्तिक प्रसाद को लिखा था। किसने लिखा था? फ्रेडरिक पिकार्ड ने। क्या लिखा था देखिए कुछ अंश। कुछ दिन हुए कि मेरे एक हिंदुस्तानी दोस्त ने हिंदुस्तान के पुलिस के जुल्म की ऐसी तस्वीर खींची कि मैं हैरान हो गया। मैंने एक चिट्ठी लाहौर नगर के ट्रिब्यून नामी समाचार पत्र को लिखी। उस चिट्ठी के छपते ही मेरे पास बहुत से लोगों की चिट्ठियां भेजी, जिसमें प्रकाशित हुआ कि पुलिस का जुल्म उससे भी ज़्यादा है जितना मैंने सुना था। अब मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि जब तक हिंदुस्तान की पुलिस वैसी ही ना हो जाए जैसी कि हमारे इंग्लिस्तान में है, मैं इस बात का पीछा ना छोड़ूंगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक चिट्ठी पिकार्ड साहब से ब्रजभाषा पद में लिखी थी, जो नीचे दी जाती है। वैसे बस अवतस श्री बाबू हरिश्चंद्र क्षीर नीर कलहंस टुक उत्तर लिखी देव मोही, पर उपकार में उदार अवनी में एक भाषत अनेक यह राजा हरिश्चंद्र हैं। विभव बड़ाई वपुवसन विलास लखी, कहत यहाँ के लोग बाबू हरिश्चंद्र हैं। चंद वैसे हमिया आनंद कर आरत को, कहत कविंद एक भारत को चंद हैं। कैसे अब देखें वे बतावें कहाँ पावें हाय, कैसे वहाँ आवें हम कोई मतिमंद हैं। श्री सुत सकल कविंद कुल नुत बाबू हरिश्चंद्र हैं।
भारत हृदय सतार नभ उदय रहो जनुचंद है। प्रचार कार्य। भारतेंदु के समय से साहित्य निर्माण का कार्य तो धूमधाम से चल पड़ा, पर साहित्य के सम्यक प्रचार में कई प्रकार की बाधाएं थीं। अदालतों की भाषा बहुत पहले से उर्दू चली आ रही थी। इससे अधिकतर बालकों को अंग्रेजी के साथ या अकेले उर्दू की ही शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य अधिकतर सरकारी नौकरी की योग्य बनाना ही समझा जाता रहा। इससे चारों ओर उर्दू पढ़े लिखे लोग ही दिखाई पड़ते थे। ऐसी अवस्था में साहित्य निर्माण के साथ हिंदी के प्रचार का उद्योग भी बराबर चलता रहा। स्वयं बाबू हरिश्चंद्र को हिंदी भाषा और नागरी अक्षरों की उपयोगिता समझने के लिए बहुत से नगरों में व्याख्यान देने के लिए जाना पड़ता था। उन्होंने इस संबंध में कई पैम्फलेट भी लिखे। हिंदी प्रचार के लिए बलिया में बड़ी भारी सभा हुई थी, जिसमें भारतेंदु का बड़ा मार्मिक व्याख्यान हुआ था। वे जहाँ जाते अपना यह मूल मंत्र अवश्य सुनाते। क्या था मूल मंत्र भारतेंदु? निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। इस प्रकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र भी हिंदुस्तान का राग अलापते फिरते थे। कई स्थानों पर हिंदी प्रचार के लिए सभाएं स्थापित हुईं। बाबू तोताराम द्वारा स्थापित अलीगढ़ की भाषा संवर्धनीय सभा का उल्लेख हो चुका है। ऐसे ही एक सभा सन 1884 में हिंदी उदारणी प्रतिनिधि मध्य सभा के नाम से प्रयाग में प्रतिष्ठित हुई थी। सरकारी दफ्तरों में नागरी के प्रवेश के लिए बाबू हरिश्चंद्र ने कई बार उद्योग किया था। सफलता न प्राप्त होने पर ही इस प्रकार का उद्योग बराबर चलता रहा। जब लेखकों की दूसरी पीढ़ी तैयार हुई तब उसे बहुत कुछ अपनी शक्ति प्रचार के काम में भी लगानी पड़ी। भारतेंदु के अस्त्र होने के उपरांत ज्यों के त्यों हिंदी गद्य साहित्य की वृद्धि होती गई, त्यों प्रचार की आवश्यकता भी अधिक दिखाई पड़ती गई। अदालती भाषा उर्दू होने से नवशिक्षित की अधिक संख्या उर्दू पढ़ाने वाले की थी, जिससे हिंदी पुस्तकों के प्रकाशन का उत्साह बढ़ने नहीं पाता। इस साहित्यिक संकट के अतिरिक्त नगरीय प्रवेश सरकारी दफ्तरों में न होने से जनता का घोर संकट भी सामने था। अतः संवत 1950 में कई उत्साही छात्रों के उद्योग से, जिसमें बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह मुख्य थे, काशी नगरीय प्रचारीय सभा में स्थापना हुई। सच पूछिए तो इस सभा की सारी समृद्धि और कीर्ति बाबू श्याम सुंदर दास की त्याग और सतत परिश्रम का फल है। वे ही आदि से अंत तक इसके प्राण स्वरूप स्थित होता है। बराबर इसे अनेक उद्योग धंधों के तात्पर्य करते हैं। इसके प्रथम सभापति भारतेंदु फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्ण दास हुए। इनके सहायकों में भारतेंदु के सहयोग से कई सज्जन थे, जैसे राय बहादुर, पंडित लक्ष्मी शंकर मिश्र, M.A. खड़ग विलास, प्रेम से स्वामी, बाबू रामदीन सिंह, भारत जीवन के अध्यक्ष बाबू राधा कृष्ण वर्मा, बाबू गदाधर सिंह, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि। इस सभा के उद्देश्य दो हुए, नगरीय प्रचारों का प्रचार और हिंदी साहित्य की समृद्धि। उक्त दो उद्देश्यों के यद्यपि प्रथम प्रत्यक्ष संबंध हिंदी साहित्य के इतिहास से नहीं जान पड़ता, पर परोक्ष संबंध अवश्य है। पहले कहा आए कि सरकारी दफ्तरों में आदि में नागरी का प्रयोग न होने से नवशिक्षित में हिंदी पढ़ाने वालों की पर्याप्त संख्या नहीं थी। इसमें नूतन साहित्य की निर्माण और प्रकाशन से पूरा उत्साह नहीं बन रहने पाता। पुस्तकों का प्रचार होते न देख प्रकाशन भी
हतोत्साहित हो जाते और लेखक भी। ऐसी परिस्थितियों में नागरी प्रचारी के आंदोलन का साहित्य की वृद्धि के साथ भी संबंध मान हम संक्षेप में इसका उल्लेख कर देना अवश्य समझते हैं। बाबू हरिश्चंद्र किस प्रकार नागरी और हिंदी के संबंध में अपनी चंद्रिका में लेख छापा करते थे, जगह जगह घूमकर वक्तव्य दिया करते थे। यह हम पहले कह आए हैं। वे सब बलिया के हिंदी प्रेमी कलेक्टर के नियंत्रण पर वहां गए थे, जहां कई दिनों तक वहीं धूम रही। हिंदी भाषा और नागरी अक्षरों के उपयोगिता का उनका बहुत अच्छा व्याख्यान तो हुआ ही था, साथ ही सत्य हरिश्चंद्र, अधेय-नगरी और देव-अक्षर चरित्र के अभिनय भी हुए थे। देव-अक्षर चरित्र पंडित रवि दत्त शुक्ल द्वारा लिखा हुआ एक प्रहसन था, जिसमें किसके द्वारा लिखा हुआ था? रवि दत्त शुक्ल द्वारा। क्या? देव-अक्षर चरित्र, जिसमें उर्दू लिपि की गड़बड़ी के बड़े ही विनोदपूर्ण दृश्य दिखाए गए थे। तो आज यहीं तक। नमस्कार। आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि मैं अपना डाटा खर्च करके वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको डिसलाइक नहीं पसंद आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ व्यू ज़रूर दिया करिए, ठीक है? आप कल यहाँ से पढ़ाएंगे, आपको आगे का बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो फिर आप सुन भी नहीं पाएंगे, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता। 11 मिनट का हो गया। धन्यवाद। आशा करती हूँ आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे। देख लीजिए।